नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक और जहां 8 मार्च को पूरे देश में महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई। तमाम समाज सेवी संस्था और मानवाधिकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में एक हैवान ने मासूम बच्ची को हवस का शिकार बना डाला। महिला सशक्तिकरण के दिन ये घटना कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में घटित हुई। यहाँ पड़ोस के रहने वाले 60 साल के अधेड़ ने मासूम को खेलने के बहाने अपने घर बुलाया। जब मासूम अधेड़ के घर पहुंची तो हैवान ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। ये बर्रा थाने में सूचना प्राप्त हुई थी। जो पीड़िता है उनके फादर के द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि उनकी जो बच्ची है 8 साल की, उनके साथ रेप की घटना हुई है। उसमें थाना पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। उसमें जो अभियुक्त हैं वो उनके पड़ोस में ही रहने वाले थे, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। उनको पुलिस के द्वारा उसी टाइम पे अरेस्ट किया गया और आगे की उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। और क्योंकि इसमें पॉक्सो एक्ट की भी संगत धाराएँ लगी हैं, हम इसमें प्रयास करेंगे कि जल्द ही चार्जशीट इसमें दाखिल करके हम उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली यानी ERSS ने खासतौर पर महिलाओं में एक विश्वास जगाया है। इसके तहत चलाए जा रहे 112 यानी कि 112 नंबर से देश में आपातकालीन सहायता प्राप्त की जा सकती है। छेड़खानी, अपमान, हिंसा और उत्पीड़न जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए महिलाओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का 112 हेल्पलाइन नंबर वरदान साबित हो रहा है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के तहत 112 ने आज महिलाओं में खास तौर पर विश्वास जगाया है। अब वे अपने को और भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। बहुत ही फायदेमंद है 112 नंबर महिलाओं के लिए। मैं तो कहती हूँ अपने बच्चियों को, मेरी भी 2 डॉटर्स हैं, उनको 112 सिर्फ नंबर याद दिलाना है, जो कि दिल्ली पुलिस और महिला आयोग द्वारा कनेक्ट हो जाएगा। और इमरजेंसी सेवा, जो महिलाएं परेशान हैं या किसी परेशानी में हैं, इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो बहुत ही सुविधा, ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी पहल कर रखी है 112 के लिए। क्या आप जानते हैं कि 112 तक अपने मोबाइल फोन पर पैनिक बटन की मदद से भी पहुंच सकते हैं। अगर आपका फोन लॉक भी हो गया है तो कोई बात नहीं, पैनिक बटन को फिर भी सक्रिय किया जा सकता है। स्मार्टफोन पर पैनिक बटन को सक्रिय करने के लिए 3 बार पावर बटन को जल्दी दबाया जा सकता है। इसके अलावा साधारण फोन पर 5 या 9 नंबर देर तक दबाए रखने से भी जल्द सहायता पाई जा सकती है। एक भारत एक आपातकालीन नंबर के तहत आपातकालीन सहायता केवल 1 टैप दूर है। पुलिस, फायर और चिकित्सा सेवाओं से सहायता प्राप्त करने के लिए भी 112 डायल कर सकते हैं या फिर 112 इंडिया ऐप से अलर्ट सिग्नल भेजा जा सकता है। 112 नंबर तक हम डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट अपना पैनिक बटन 5 और 9 का यूज़ करके भी हम डायरेक्टली 112 तक पहुंच सकते हैं। कोई भी अपमान, हिंसा, उत्पीड़न कुछ भी हो तो हम वुमन डायरेक्टली ही ये काम कर सकती है। 112 दबाए या फिर तो पैनिक बटन दबाए 5 और 9 और डायरेक्टली लॉक स्क्रीन का बटन दबा के हम डायरेक्ट पुलिस तक पहुंच सकते हैं और सहायता डायरेक्ट हमारे तक आ सकती है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक आज हुई। इसमें कार्यक्रम की तैयारियों के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। वर्चुअल तरीके से बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की मूल भावना जन भागीदारी है। उन्होंने कहा कि समारोह में सनातन भारत का गौरव और आधुनिक भारत की चमक दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि 75 वर्षों के समारोह के लिए 5 स्तंभों का निर्णय किया गया है। ये है स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कदम और 75 पर संकल्प। 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल हो जाएंगे। इस मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के 75 साल का ये पर्व ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना और उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से देश और समाज के लिए कोई न कोई महान काम कर रहे हैं। उनकी सोच और विचारों को हमें सामने लाना है, देश को उनके प्रयासों से जोड़ना है। ये भी इस अमृत महोत्सव की मूल भावना है। केंद्र सरकार ने 5 मार्च को आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति गठित की थी। समिति के सदस्यों में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल, 28 मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, कई केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। ये समिति भारत की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए नीति निर्देशन और मार्गदर्शन का काम करेगी। इसके तहत 15 अगस्त 2022 के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 से आयोजनों की शुरुआत हो जाएगी। इसी दिन महात्मा गांधी के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ भी है। साथियों, जैसा आपकी जानकारी में भी है, आजादी का ये अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल के इस आयोजन के लिए हम सब ने जो विचार आए थे उसको जब समेटते थे तो एक मोटा मोटा जो खाका बनता था वो 5 स्तंभ में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व एट 75। हमें इन 5 को लेकर आगे बढ़ना है। इन सभी में देश के 130 करोड़ लोगों के आइडियाज, उनकी भावनाएं शामिल होनी चाहिए। स्वाधीनता संग्राम के जिन सेनानियों को हम जानते हैं उन्हें हम श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन साथ ही जिन सेनानियों के इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली, उतनी पहचान नहीं मिली, उनकी जीवन गाथा भी हमें जन जन तक पहुंचानी है। हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा स्थान हो, कोई ऐसा कोना हो जहां से किसी न किसी भारत मां के बेटे बेटी ने अपना योगदान न दिया हो, बलिदान न दिया हो। उन सब के बलिदान, उन सब के योगदान की उन महान प्रेरक कहानियां भी जब देश के सामने आएगी तो वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होने वाला है। इसी तरह हमें देश के हर कोने में, हर वर्ग के योगदान को भी देश के सामने लाना है। कई ऐसे लोग हैं जो पीढ़ियों से कोई न कोई महान काम देश और समाज के लिए कर रहे हैं। उनकी सोच को, उनके आइडियाज को भी हमें सामने लाना है। देश को उनके प्रयासों से जोड़ना है। ये भी इस अमृत महोत्सव की मूल भावना है। सोमवार को राजधानी दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण समिति की बैठक हुई और मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, मंदिर के निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और मंदिर निर्माण के काम की एजेंसियों L&T, TCS और आर्किटेक्ट सोमपुरा के प्रतिनिधि मौजूद थे। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में। न्यू बनाने के लिए जो कुछ एक्सकवेशन होना था वो लगभग पूरा होने की स्थिति में है, तो उसको अब भरा जाना है, रीफिलिंग होना है, तो बैक फिलिंग का प्रोसेस, इसको सब समझाया गया। टोटल टेम्पल प्लिंथ, इनकी स्टेबिलिटी, इसके क्या क्या डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स पर सब लोग मिलकर CBRI के साथ काम कर रहे हैं। लगभग 400 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और एक लगभग 40 फीट गहरा इतना मट्टी हटाई गई है, तो उसको नीचे से भरकर लाना है।
और नीचे से भरकर लाएंगे तो उसको रोलर से कॉम्पैक्ट करेंगे। वो कॉम्पैक्ट किस चीज़ का करेंगे, वो कंक्रीट कैसा होगा, ये सबको बता दिया गया। लगभग पूरा हो गया है। तो अभी आप मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्च और उसके बाद बैक फिलिंग का काम शुरू कर देंगे। हमारा अभियान हमने बंद किया है, लेकिन समर्पण कभी भी बंद नहीं होता है। अभी 4 मार्च की सायंकाल तक एक आंकड़ा ऐसा आया है कि शायद 2500 करोड़ रुपया तक हमारे पास आ चुका है। शेष ऑडिट हो जाएगा, 1 महीना लगेगा, तब शायद हम ज़्यादा एक्यूरेट बता पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे के दौरान सबसे पहले जालौन और फिर ललितपुर पहुंचे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर की बड़ई बांध परियोजना का लोकार्पण किया। ललितपुर में बुंदेलखंड से पलायन करने वाले मजदूरों और विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले उनके युवा बेटों के परिवारों का प्रदेश सरकार 2 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करेगी। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधई बांध परियोजना के लोकार्पण के मौके पर कहे। योगी ने यूपी में नहर पर बनाए गए सबसे पहले जाखलौन सोलर प्लांट और बड़ई बांध परियोजना समेत 500 करोड़ लागत की 41 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय ललितपुर में खोला जाएगा। पूरे प्रदेश में एकलव्य अकादमी खोली जाएगी। इन शिक्षण संस्थानों में CBSE स्तर की शिक्षा दी जाएगी। जालौन में सीएम योगी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा कि एक्सप्रेसवे के रूप में बुंदेलखंड के लोगों का सपना साकार हो रहा है। जिस तेजी के साथ इसका निर्माण हो रहा है, उससे भाजपा सरकार ने यह साफ कर दिया है कि नीयत अच्छी हो तो नेक कार्य में कोई बाधा भी नहीं आती। ललितपुर ने क्या कभी सोचा था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा? अब तो मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं ना यहाँ पे। क्यों? मेडिकल कॉलेज बनने से खुशी है कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ मुझे। लेकिन मनोलाल जी, यहाँ के लोग सब विकास पसंद करते हैं। सब लोगों को विकास चाहिए और सभी लोग देखिए विकास के लिए सभी लोग खुशी के साथ हाथ उठा रहे हैं। ये ताकत विकास कराएगी, यही ताकत जो आपकी है, यही हौसला बुंदेलखंड को विकास की नई ऊंचाई पर चढ़ा करके धरती का स्वर्ग बनाएगा विकास के क्षेत्र में। और हमें बुंदेलखंड को इस स्थिति में पहुंचाना है। बहुत सारी विकास की योजनाओं को आज यहां पर हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने मिलकर के, जिससे यहां पे हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाई जा सके, इसके लिए तमाम प्रकार की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। और भाइयों बहनों, उसी कार्य के लिए चाहे वो सड़क के मार्ग हो, चाहे वह पेयजल की सुविधाएं हो, चाहे वह स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे वह कोई भी अन्य योजना हो, आज आप जान रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश के अंदर कितना भारी परिवर्तन आया है। हर एक स्तर पर ललितपुर को तो वैसे भी पहले से ही ये माना जाता था कि ललितपुर बहुत खुशहाल जिला है। अच्छे लोग ललितपुर के हैं, सज्जन हैं, सौहार्द में और मेहनत में विश्वास करते हैं। और जब यहाँ पर इस प्रकार की परियोजनाएं आएंगी कि खुशहाली कई गुना बढ़ जाएगी, आपकी कई गुना आगे बढ़ जाएगी। और उसको कई गुना बढ़ाने के लिए ही आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप अनुमान करिए देश के अंदर आज कितना परिवर्तन आ रहा है। 2014 के पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, आवास नहीं मिलते थे। अब तो हम लोगों की सरकार ने तय किया है, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर तय किया है, 2022 तक SECC के सर्वे के अनुरूप हर परिवार को एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे।
उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे, जिससे 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा उसे प्राप्त हो सके। भाई अगर काम पहले भी हो सकता था। कांग्रेस ने इस देश में 55 वर्षों तक शासन किया, लेकिन गरीब और गांव उसके एजेंडे में कभी नहीं था, कभी नहीं था। वे गरीबों का काम भी नहीं करते थे, विकास की योजनाओं को भी आगे नहीं बढ़ाते थे, और जो समय उनके पास बचता था ताकि तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी बाधा पैदा करते थे। अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, सहयोग किए हैं राम मंदिर के लिए। देखो सभी लोगों ने राम मंदिर में सहयोग भी किया है। राम विरोधियों के कानों में अगर ये बात घुसी होगी तो उन लोगों ने कभी राम मंदिर के मार्ग में बाधा नहीं पैदा किया होगा, आपकी आस्था के साथ सम्मान नहीं किया होगा। भाइयों बहनों, अब हमारी सरकार ने कुछ और निर्णय भी किए। ये निर्णय किया है, एक हर न्याय पंचायत में हम एक बड़ी गौशाला खोलेंगे। जो किसान अपने घर में उन निराश्रित गोवंश को रखेगा, हर गोवंश का 900 रुपया उस किसान को उपलब्ध करवाएंगे। और अगर कोई दूध देने वाली गाय, कोई परिवार जहां कुपोषण है, अगर वह परिवार अपने घर में कोई गाय रखना चाहेगा, दुधारू गाय, तो उस परिवार को दुधारू गाय भी देंगे और 900 रुपया हर महीने भी उपलब्ध करवाएंगे। हमारी सरकार ने कुछ और निर्णय लिए हैं। एक ललितपुर में हम एक अटल आवासीय विद्यालय दे रहे हैं। जो रजिस्टर्ड लेबर है, उनको जो जगह जगह काम करने के लिए जाते थे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, हमारी सरकार ने तय किया है उन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार लेगी, और ये विद्यालय ललितपुर में हम देने जा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा देंगे, सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर में अच्छी शिक्षा देंगे, पढ़ा लिखा के योग्य बनाएंगे। उन बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा की प्राथमिकता तो सरकार निभाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी निर्णय लिया है, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर कितना बड़ा कार्य हुआ। हर गरीब को राशन दिया गया, जनधन अकाउंट धारी को हर महीने 500 रुपए दिए गए, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन धारकों को 1000 रुपया दिया गया। लेबर की ठेला था, खोमचा लगाने वाले, पल्लेदार, कुलीन, सबको भी भरण पोषण भत्ता दिया गया। अब हमारी सरकार ने तय किया है, कोई भी बीमारी आएगी हम सामना करने को तैयार है, लेकिन सावधानी भी बरतेंगे, जागरूकता भी पैदा करेंगे। और साथ साथ ये भी तय किया है कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति देश में, दुनिया में जहां कहीं कार्य करने के लिए गया होगा, हम उसके लिए 2 व्यवस्था करेंगे। एक, हर जिले में उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। 2 लाख रुपए की जीवन बीमा उसको उपलब्ध, उसके परिवार को उपलब्ध करवाएंगे, और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे कि वह देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं इलाज कराना चाहेगा, 5 लाख रुपए उसको उपलब्ध हो जाएगा। 5 लाख रुपए तक की सहायता सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अटल आवासीय विद्यालय में मजदूरों के बच्चों के साथ ही अनाथ बच्चों को भी हम देंगे। और यहां पर मुझे बताया गया एक जाति रहती है, उनको अब तक शासन की सुविधाएं मिलती थी। हम लोगों ने तय किया है, अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला होगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कवर करेंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना में कवर करेंगे। किसी योजना में कवर नहीं हुए होंगे तो मुख्यमंत्री आवास योजना में स्पेशल व्यवस्था करके उनके लिए आवास बनाने का काम भी करेंगे, कोई वंचित नहीं रहने पाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ब्रह्मपुत्र मेल से 1 करोड़ के नकली नोट जीआरपी और आरपीएफ ने बरामद किए। एसी कोच के सीट के नीचे बैग में रखे सभी नोट 2-2 हजार के थे।
आपको बता दें कि दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही डाउन ब्रह्मपुत्र मेल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 1 पर पहुंचते ही जीआरपी कोतवाल आरके सिंह और आरपीएफ प्रभारी और सीआईबी टीम के जवान रूटीन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच ट्रेन के B4 कोच के 31 नंबर बर्थ के नीचे एक लावारिस बैग मिला। आसपास पूछताछ करने के बाद जवानों ने बैग की जांच की। बैग में 2-2 के नकली नोट भरे थे। जांच के बाद पता चला कि सभी नोट नकली हैं। 1 करोड़ के नकली नोट मिलने की सूचना जीआरपी ने आला अधिकारियों के साथ खुफिया विभाग को भी दी। जानकारी के अनुसार बैग में रखे गए कुछ नकली नोटों की छपाई अधूरी है। नकली नोट मिलने की सूचना पर खुफिया विभाग भी जांच में जुट गया। जीआरपी कोतवाल आरके सिंह ने बताया कि बरामद नोट की छानबीन कराई जा रही है। ये शिवरात्रि त्यौहार को देखते हुए चेकिंग की जा रही थी आरपीएफ, जीआरपी और सीआईबी द्वारा। तो इसमें ब्रह्मपुत्र मेल के B4 कोच के 31 नंबर बर्थ के पास एक बैग मिला, जिसके बारे में काफ़ी पूछताछ की। किसी ने बताया नहीं कि उसका है। संदेह पे उसको चेक किया गया, सतर्कतापूर्वक खोला गया तो उसमें बहुत सारे नोट की गड्डियाँ मिली जो 2-2 नोट की शक्ल में थी। और ये ले आके बैंक वगैरह में चेक करा के काउंट कराया गया तो 1,10,00,000 रुपये के ये नकली नोट हैं और 10,000 रुपये इसमें सही नोट हैं। और ये ट्रेन दिल्ली से कामाख्या असम जा रही थी। बाकी अन्य इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में 6 दिवसीय अभियान के दौरान 7,963 पथ विक्रेताओं को स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। बैंक के जरिए पथ विक्रेताओं को दिलाई गई 10,000 की स्वनिधि मामले में नगर निगम अव्वल रहा। नगर निगम क्षेत्र के 6,649 पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलाया गया। 7 दिन की कवायद के बाद जिले के सभी 7 निकाय क्षेत्रों में कुल 7,963 पथ विक्रेताओं के बैंक खातों में स्वनिधि का हस्तांतरण किया गया। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना के अंतर्गत स्वनिधि दिलाने के मामले में नगर निगम अन्य निकायों से आगे रहा। निगम के क्षेत्र में 6,649 पथ विक्रेताओं को योजनाओं का लाभ मिला। शेष 6 निकायों में कुल 1,314 पथ विक्रेताओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से स्वनिधि दिलाई गई। ऑनलाइन बैंकिंग अथवा डिजिटल प्रणाली से किस्तों का भुगतान करने वाले पीएम स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को 1,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। कोलकाता में स्ट्रैंड रोड पर पूर्वी रेलवे के न्यू कोलाघाट इमारत की 13वीं मंजिल पर कल शाम लगी आग भीषण हो गई और भीषण आग की रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दमकल विभाग ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोलकाता में आग लगने की घटना पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोलकाता की एक इमारत में जो आग लगी है उसके लिए शब्द नहीं है। मृतकों के परिवार वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोलकाता के आग हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर कहा कि कोलकाता में पूर्वी रेलवे मुख्यालय की इमारत में हुई मौतों से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रत्येक मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोलकाता आग हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने जान गंवाने वाले दमकल, रेलवे कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को बहादुर बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। और कोलकाता में पूर्वी रेलवे के कार्यालय में भीषण आग हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आग लगने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में हुए आग हादसे पर गहरा दुख जताया है। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि कोलकाता में आग हादसे के कारण हुई मौतों के बारे में जानकर दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण आग दुर्घटना के दौरान रेलवे द्वारा राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान की गई है। आग के कारणों का पता लगाने के लिए रेल विभाग के 4 प्रिंसिपल हेड्स की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे जो न्यू कोयला घाट की ऑफिस बिल्डिंग है उसमें ये फायर की घटना हुई। करीबन 6 बजे के आसपास में ये फायर डिटेक्ट हुआ, तो उसके बाद इमीडिएटली वहाँ पर जो हमारा आरपीएफ और रेलवे स्टाफ है उन्होंने जो वहाँ पे ऑफिस में ये 13th फ्लोर में ये फायर इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ से सभी स्टाफ को निकालने की कोशिश की और ज़्यादातर स्टाफ को वहाँ से सकुशल निकाल लिया गया। 2 स्टाफ जो थे उनको थोड़ी सी बर्न इंजरीज थी, 8 to 10% एक स्टाफ को बर्न इंजरी थी और एक को थोड़ा सा फेस में बर्न इंजरी थी, तो उनको भी रेस्क्यू करके उनको फिर रेलवे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। और इन द मीन टाइम फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म किया। फायर ब्रिगेड भी 6:30 तक साइट पे आ गई थी। उसके बाद हमारा जो स्टाफ था और आरपीएफ था उन्होंने उनको गाइड करके फायर फाइटिंग का उन्होंने सब अरेंजमेंट किया। अपने जो हाइड्रोलिक जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं उसको पोजीशन किया और फिर उनका जो एफर्ट शुरू हुआ। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेस में जब फायर फाइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसमें हम लोगों ने भी लॉस्ट सम पीपल। उसमें से जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए 2 हमारे रेलवे के ऑफिशियल्स हैं और 4 लोग जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मी थे जो फायर फाइटिंग ड्यूटीज़ कर रहे थे और एक जो बताया गया कलकत्ता पुलिस के ऑफिशियल थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये 7 लोग आइडेंटिफाई हैं और कुल शायद 9 बॉडीज़ जो रेस्क्यू टीम से उन्होंने वहाँ पे लोकेट की हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। भारत में कोरोना वायरस के बीते 3 दिन से 18,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 15,388 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 16,596 लोग कोविड-19 से ठीक होकर अपने घर गए। गौरतलब है कि बीते 24 घंटों में कोविड-19 से 77 मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि इस तरह भारत में कोविड-19 का कुल आंकड़ा 1,12,44,786 की संख्या पर पहुंच गया है। वहीं अब तक भारत में ठीक होने वालों की संख्या 1,08,99,394 हो गई है। बीते कई दिन से प्रतिदिन आने वाले नए आंकड़ों की संख्या 18,000 से ज्यादा थी। इस कारण एक्टिव केसेस में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। गौरतलब है कि भारत में इस समय 1,87,462 एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं भारत में अब तक 1,57,930 लोगों की कोविड-19 से जान गई है। भारत में एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ने के कारण अब पॉजिटिविटी दर भी बढ़ रही है। पॉजिटिविटी दर इस समय 1.67% है। वहीं भारत में रिकवरी दर घटती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ रिकवरी दर 97 की संख्या पार कर चुकी थी, वहीं रिकवरी दर अब 96.93% हो गई है। भारत में बीते 24 घंटे में 7,48,525 कोविड-19 सैंपलों की जांच की गई थी। गौरतलब है कि 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान से अब तक 2,30,08,777 वैक्सीनेशन की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 20,19,723 लोगों को कोविड-19 का टीका लगा है। आपको बता दें कि भारत में अभी भी महाराष्ट्र सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। महाराष्ट्र में जहां 98,869 एक्टिव केसेस हैं, तो वहीं केरल में 39,532 एक्टिव केस हैं। पंजाब में भी बीते 24 घंटों में 1,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में केंद्र एक बार फिर से सभी से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करता है। जो मैडम वैक्सीन लगा रही है, इतना अच्छा वैक्सीन लगा रही है कि लोगों को पता ही नहीं चलता। जिसके वैक्सीन लगती है उसको पता ही नहीं चलता। बाकी सभी लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारत निर्मित जो वैक्सीन बनवाई है और वो बहुत ही ऐसे लगती है कि पता ही नहीं लगता है। 1 सेकंड में जो डॉक्टर और जो अस्पताल का स्टाफ है इतना कोऑपरेट कर रहा है जनता के साथ में कि बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।